नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और जो हमारी क्लासें चल रही है वर्तमान में वो अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार की जलवायु मिलती है, किस प्रकार की मिट्टियां हमको वहाँ पे मिलती है, इसको लेकर हमने चर्चा की और किस प्रकार वो जल विभाजक रेखा का काम करती है। काफ़ी बार अरावली को लेकर थ्योरी को बेस बनाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या ऑप्शन में ये डेफिनेशन डाल दी जाती है कि अरावली जल विभाजक का काम करती है, अरावली समवर्षा रेखा के माध्यम से राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए गए। आज की हमारी क्लास में अगर ध्यान से पूरी क्लास देखना, समझ में आए, इस तरह ध्यान लगाना। अगर कोई भी चीज़ आपसे लगे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट डाल देना, क्योंकि आज की क्लास आपके एग्जाम में आने वाला अरावली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर थ्योरी बेस पे आया है तो वो आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। कुछ जानकारी हमारे पास है, उनके साथ ही आज की हमारी क्लास होगी, तो काफ़ी ध्यान से सुनना, काफ़ी अच्छे से समझना हर एक चीज़ को, क्योंकि आपकी पढ़ाई है, आपको बेहतर बनानी पड़ेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं अरावली को लेकर कि जैसे राजस्थान है हमारा, उसमें अरावली की जो भूमिका है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब मैप भी बना लेते हैं अरावली का। राजस्थान में हमको कुछ इस प्रकार की अरावली देखने को मिलती है। सबसे पहले एक तरफ है मैदानी भाग और एक तरफ हमको मिलता है मरुस्थल। हमने ये बात कर ली है अरावली को लेकर कि अरावली का जो निर्माण हुआ है वो काल कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन काल था, जहाँ पे जीवन की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त अरावली का निर्माण हुआ था। मरुस्थल नहीं था, मैदान नहीं थे, ये बाद में अरावली के कटाव होने के कारण इन दोनों का निर्माण हुआ था। ये काफ़ी अच्छे से हमने समझ लिया है और बात कर ली। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम समझ क्या सकते हैं अरावली को लेकर और किस तरह हमारे सामने क्वेश्चन बन सकते हैं। अरावली पर्वतमाला मतलब कि पर्वत, और फिर हम अरावली के अंदर जो चीज़ें समझने लगते हैं वो है चोटियाँ, कि कौन सी चोटी कितनी ऊंची है, कौन सी चोटी कितनी कम ऊंचाई पे है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये चोटियाँ। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मान लो कि एक चोटी ये है और इसके साथ ही एक और, ये दो चोटियाँ हो गई। अब इसके बीच का ये भाग है, ये क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हमेशा कटाव होता रहता है और यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा होती रहती है। तो जहाँ पे भी ये भाग भर जाते हैं और ये ऊपर उठ जाते हैं इस तरह, यहाँ से पानी आएगा तो यहाँ पे तो गहराई होगी, यहाँ से पानी आएगा यहाँ पे गहराई होगी, लेकिन ये मिट्टी इस तरह बिछने लगेगी तो यहाँ पे तो ये गहराई होगी इस तरह, लेकिन यहाँ पे ये ऐसी चीजें बन जाएगी। इसको हम क्या समझते हैं, इनको कहते हैं पठार। ऊंचाई होती है चोटियों की, उसके बाद पठारी क्षेत्र होता है। तो ये क्वेश्चन है कि उच्चावच क्या होते हैं, तो ये उच्चावच होते हैं। जैसे कि समतल है मैदानी भाग, तो वो सबसे नीचे का भाग है। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र, ये भी एक तरह का मैदान है, लेकिन हमको वहाँ पर टीले मिल जाते हैं। उसके बाद अरावली पर्वतमाला और पठार, तो सबसे ऊंचाई पे होगी अरावली पर्वतमाला, उसके बाद पठारी क्षेत्र, फिर मरुस्थलीय भाग और फिर मैदानी भाग। ये क्षेत्र ऊंचावच के आधार पर बांट रखे हैं। ठीक है, हम समझते हैं। ये हमने बात कर ली कि चोटियां और पठारों में अरावली बटी हुई है काफी सारे, जैसे कि मेसा का पठार हो गया, बोराट का पठार हो गया। ठीक है, इस तरह के काफी सारे पठार हमको देखने को मिलता है। एक पठार देशहरों पठार हमको देखने को मिलता है अरावली के अंदर। दो भागों में बांटने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखना, अरावली को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में अरावली को बांटा जाता है। अरावली को तीन भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की कुछ विशेषताएं अगर हम देखना चाहें तो अलवर, ठीक है, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा, सीकर का कुछ भाग, झुंझुनू का कुछ भाग, मतलब उनका दक्षिणी हिस्सा, ये
कुछ जिले हैं जो अरावली के अंदर शामिल किए जाते हैं। आपके पास अगर मैप होगा तो उनमें इनको उत्तरी अरावली के साथ दर्शा देना। अब देखना, हमको जो ये अरावली मिलती है, ये हिस्सा मिलता है अरावली क्षेत्र वाला, जो जिले हमने बताए झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, सीकर, दौसा, जयपुर, ये क्षेत्र जो मिलते हैं, इनकी स्थिति 450 मीटर की एवरेज ऊंचाई हमको यहाँ पे मिलती है। एवरेज ऊंचाई मिलती है हमको यहाँ पे। उसके बाद मध्य अरावली आती है, जो अजमेर के अंदर फैली हुई है। अजमेर के अंदर मध्य अरावली फैली हुई, अजमेर के साथ डिडवाना, कुचामन में कुछ भाग उसका हमको मिलता है, दक्षिणी जयपुर और उत्तरी राजसमंद। अजमेर पूरा आ जाएगा, दक्षिणी जयपुर और उत्तरी राजसमंद मध्य अरावली के भाग होते हैं ये। और उसके बाद दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली के अंदर बाकी बचे सारे जिले आ जाएंगे, सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस तरह के जो भी जिले हैं वो आ जाएंगे। एक बार लिस्ट देख लेते हैं। सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है। ये हिस्से मिलते हैं हमको। इसमें 700 मीटर की हमको ऊंचाई देखने को मिलती है लगभग, अजमेर भी मध्य अरावली की। और अगर पूरी अरावली की हम बात करें हम, तो 730 मीटर की एवरेज ऊंचाई हमको देखने को मिलती है अरावली के अंदर, 730 मीटर की एवरेज ऊंचाई। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठते हैं, देखना, सबसे चौड़ाई वाला भाग दक्षिणी अरावली, सबसे ऊंची चोटी, अब बताइए दक्षिणी अरावली पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन, अब बताइए पूरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मैं कहूं कि हिमालय से लगाकर नीलगिरी पर्वतमाला तक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर एक ही आना चाहिए, गुरु शिखर, 1722 मीटर की ऊंचाई रखता है। कहाँ पे है, आबू पर्वत के यहाँ पे, ठीक है। आबू पर्वत खंड है, राजस्थान से एक अलग खंड है, राजस्थान का ही हिस्सा है, लेकिन वो एक उठा हुआ घुंडाकार भाग है, इसलिए कहते हैं कि आबू पर्वत खंड। वहां पे गुरु शिखर चोटी, जिसको संतों का शिखर कहा है किसने, कर्नल जेम्स टोड ने, और आबू पर्वत खंड है उसको ओलंपस कहा है हिंदुओं का, और हिंदू ओलंपस कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। ये तीनों अरावलियों में हम जब बांटते हैं इसको, तो अब कुछ विशेषताएं हैं इनकी जिनकी हम बात करते हैं। एक मेरे पास लिस्ट है पूरी, इसको ऐसे कैसे उतारना अपने नोट्स में, ठीक है। चोटियों के नाम बोल रहा हूँ, उनकी ऊंचाई और किस जगह वो है वो आपको बताना है। मैं जिले का नाम बताऊंगा, और उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के जिलों को हमने देख लिया। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर चोटी को लेकर है किसी भी एग्जाम में। अगर अरावली पर्वतमाला है, या तो क्वेश्चन थ्योरी के बेस पे उठाया जाएगा, तो डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं उनसे, या फिर इन चोटियों से या पठारों से या फिर दर्रों से उठाया जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, काफ़ी सारी हैं, ऊंचाई के आधार पर जो भी हमें जरूरी लगी हमने उनको नोट किया, तो ध्यान से नोट करना। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी सिरोही के अंदर है, ठीक है, आबू पर्वतमाला पे, सॉरी आबू के पठार पर 1722 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद शेर सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। उसके बाद देलवाड़ा, ये भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। इनको नोट करना, ये तीनों चोटियां हैं सिरोही के अंदर और सबसे ज्यादा ऊंचाई रखती है ये तीनों चोटियां। उसके बाद सिरोही की 3 चोटियां और है, एक है अचलगढ़, इसकी ऊंचाई नोट कर लेना 1380 मीटर। अब किसी की ऊंचाई नोट नहीं करनी है सिरोही के अंदर। 2 चोटियां सिरोही में और है, एक है आबू और एक है ऋषिकेश, दोनों ही सिरोही में है। आबू से आपको पता चल गया कि आबू कहाँ पे है, तो सिरोही के अंदर ही है। 4 चोटियां ध्यान रखना, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और अचलगढ़, ये चारों चोटियां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आबू और ऋषिकेश, ऋषिकेश भी इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई की जरूरत नहीं, फिर भी 1017 मीटर की ऊंचाई है उसकी। हम बात करते हैं उदयपुर की चोटियों को लेकर। पहली है झरगा, 1431 मीटर की ऊंचाई रखती है। तीसरी चोटी है सिरोही की, उसके बाद चौथे नंबर पे झरगा आती है, 1431 मीटर की ऊंचाई रखती है, ठीक है। उसके बाद है धोनिया,
1183 मीटर की ऊंचाई रखती है उदयपुर के अंदर। कमलनाथ चोटी है, पूछा गया है, 1001 मीटर की ऊंचाई है उदयपुर के अंदर। माकन मंगरा, ठीक है, एक चोटी है माकन मंगरा उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़, ऊंचाई सबकी याद रखना जरूरी नहीं, जो ऊपर बड़ी है उनकी ही याद रखनी है बस। उसके बाद है सायरा उदयपुर, नागपनी उदयपुर, नागपानी उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, कोटड़ा उदयपुर और ऋषिकेश, हाँ ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव उदयपुर। गोगुंदा की पूछ ली जाती है ऊंचाई तो 840 मीटर है, ठीक है, ये ऑथेंटिक ऊंचाइयां है। उसके बाद है झालोर, झालोर के अंदर ध्यान रखना सुंदा पर्वत, भीनमाल के अंदर, भीनमाल झालोर के अंदर 991 मीटर की ऊंचाई रखता है। उसके बाद है डोरा पर्वत, उसके बाद है इसराना भाकर, ठीक है, उसके बाद है रोजा भाकर, ये भाकर भाकर झालोर के अंदर है। जारोला पहाड़, जालोरा पहाड़ की ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, 588 मीटर है, ध्यान रखना। और सुंदा पर्वत भीलमाल के अंदर 991 मीटर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, ठीक है, 1229 मीटर की ऊंचाई है, और एक लीलागढ़ राजसमंद के अंदर ही। झुंझुनू के अंदर ध्यान रखना, लोहारगल 1052 मीटर की ऊंचाई रखता है लोहारगल। भाजगढ़ 997 मीटर, बाकी बाबाई और धोपी। जयपुर की चोटियों की बात करें तो 1792 की ऊंचाई है बाबाई की, ठीक है, और पटवाड़ा 786 मीटर। बिचुन, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये चोटियां हैं जयपुर की। उसके बाद है कोटपुतली, बिलाली और बेराट। बेराट की ऊंचाई ध्यान रखना क्योंकि नदी निकलती है बाणगंगा, तो बेराट की पहाड़ियों से तो 704 मीटर की ऊंचाई है उसकी। अलवर के अंदर है भैरुच, सरिस्का, ठीक है, सिपवाम, पाहनगढ़ और बालागढ़। भैरुच की 1792 मीटर और सरिस्का की 677 मीटर की ऊंचाई रखती है। सीकर में है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, और उसी के पास मालखेत 1052 मीटर और हर्ष पर्वत 820 मीटर। ये ऊंचाइयां अपने गाइडों में मिलाना, जो भी आपके पास गाइड हो, और देखना किसी गाइड में चेंज तो नहीं दे रखी है, अगर चेंज दे रखी है तो मिलान कर लेना, ये ऑथेंटिक ऊंचाइयां है, सही ऊंचाइयां हैं। अगर वो सटीक दे रखी है तो ठीक है, वो सही है आपकी, लेकिन अगर कुछ भी डिफरेंट हो तो इनको उनसे मैच करा लेना, यही बताना था। अब इंपॉर्टेंट जो जानकारी है हम उसको देखते हैं। अब आते हैं हम अरावली पर्वतमाला पर। यह क्षेत्र जो है अरावली पर्वतमाला, क्वेश्चन पूछा जाएगा मिट्टियों को लेकर कि अरावली पर्वतमाला में कौन सी मिट्टी मिलती है, ठीक है। अब ये कोई क्वेश्चन जो पूछा अरावली पर्वतमाला में कौन सी मिट्टी मिलती है, ये क्वेश्चन तो छोटे एग्जाम के लिए हो गया। अगर सेकंड ग्रेड की बात करें, आरएस की बात करें, जो हमें क्रम मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा कि सिरोही के अंदर, जालोर के अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है, अजमेर के अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है, जयपुर के अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना, इधर पूरा मरुस्थल है तो हमको कौन सी मिट्टी मिलेगी, रेतीली मिट्टी मिलेगी, पहली बात तो ये। अब इस मरुस्थल के अंदर कितने जिले शामिल किए जाएंगे, हमने काफी अच्छे से इनको समझा है कि मरुस्थल के अंदर कितने जिले को शामिल किया जाएगा। तो पूरे मरुस्थल के अंदर रेतीली मिट्टी मिलेगी, चाहे अर्धशुष्क मरुस्थल हो चाहे शुष्क मरुस्थल हो, मिट्टी कौन सी मिलेगी, रेतीली मिट्टी मिलेगी। अब घुमा कैसे सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, जहां पे नदियां आ गई बह के, और हमको पता है कि वहां पे नदियों ने मिट्टी बिछाई है, जैसे कि लूणी नदी यहाँ से निकलने वाली, कौन सी मिट्टी मिलेगी। तो ध्यान रखना, एक डेफिनेशन ये है कि नदियां अपने साथ मिट्टी जो बहा के लाती है उनमें गाद भी होता है, वनस्पति भी होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं, और काफी सारी दूसरी मिट्टियां भी होती है। तो सारी मिट्टियों का मिश्रण हमारे सामने ला के रख दिया जाए तो हम उसको यही कहेंगे कि ये जलोढ़ मिट्टी है। और अगर नदी बह के मिट्टी लेके आ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी। और नदी हजारों सालों से, हजारों तो नहीं, काफी सालों से सूखी पड़ी है, पानी नहीं बह रहा है, हम कहेंगे
पुरानी जलोढ़ मिट्टी। घग्गर नदी का यहाँ से निकलना हनुमानगढ़ गंगानगर में हम क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ से नाग पहाड़ से नदी का निकलना, लूनी नदी का, और यहाँ से जवाई नदी का मिल जाना, हम क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी। इन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी आपको कहीं पे भी मिट्टी मिलती है, पश्चिमी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी होगी? रेतीली बलुई मिट्टी। उसके बाद बात आती है अरावली पर्वतमाला की। नदियां मिट्टियां बहा के लाती है, ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे अरावली के ऊपर कोई नदी मिट्टी बहा के ला रही हो? या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे नदी के ऊपर, अरावली के ऊपर मरुस्थल फैल गया हो? ये दोनों स्थान हमको नहीं मिलते। मतलब ना तो यहाँ पे रेतीली मिट्टी मिलेगी और ना इस अरावली के ऊपर हमको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो हमको कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो हमको वो मिट्टी मिलेगी जो चट्टानों की होती है। कौन सी होती है? तो अरावली के अंदर हमको लौह अयस्क मिलता है, और लोहे को जो पानी लगता है तो झंक लग जाता है, और काफी लाखों सालों तक ये चट्टानें झंक खा खा कर लाल हो गई। तो हमको लाल मिट्टी मिलती है, पीली मिट्टी मिलती है। और जब ये दोनों मिट्टियां मिल जाती है और इन क्षेत्रों में बहने लगती है, तो जहाँ पे नदी हमको नहीं मिलती है और ये मिट्टियां बह के पहुंच जाती है, वहां पे हमको भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। तो अरावली के अंदर हमको कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। क्वेश्चन यही बनेंगे, किस जिले में कौन सी मिट्टियां? तो पूरी अरावली के अंदर यही लाल पीली भूरी मिट्टी, बस। ठीक है। उसके बाद हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि काफी सारी नदियां अपना बेसिन बनाती, इसीलिए मैदानी भाग को बेसिनों का प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए इस पूरे मैदानी भाग के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? काफी सारी नदियां देखने को मिलती है, और काफी सारी नदियां देखने को मिलने के कारण मतलब है कि मीठा पानी हमको मिलता है। मीठा पानी मिलता है मतलब काफी सारे लोगों का निवास स्थान अगर कोई है राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा, तो वो मैदानी भाग है। सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर के अंदर मिलता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। कारण क्या है? क्योंकि ऐसे क्षेत्र है ये मैदानी भाग जहाँ पे वनस्पतियाँ, खेत, नदियाँ, मीठा पानी, खाने की सारी चीजें, अच्छी फसलें, जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी, ये सारी मिट्टियाँ हमको देखने को मिलती है। चंबल नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा के ले जाई गई काली मिट्टी बिछा दी गई मैदानी भागों में, अरावली से लाई गई वनस्पतियों के साथ जलोढ़ मिट्टी बिछा दी गई मैदानी भागों में। और जिन खेतों में अच्छी मिट्टी नहीं है, लोग संसाधनों का प्रयोग करके अपने खेतों में मिट्टियां डलवा देते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छी खेती हो जाती है। अब इधर हम बढ़े तो हमने मिट्टियों की बात कर ली। आप खुद बताना कि जहाँ पे नदियां हैं वहां पे नवीन जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पे नदियां नहीं है भूरी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी हमको देखने को मिलेगी। अब मैदानी भाग से हम आगे बढ़ेंगे तब हमको यहाँ पे हाड़ौती का पठार मिलता है। इसी हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांट दिया जाता है। अरावली की बात करें लेकिन थोड़ी बात करनी पड़ेगी जब हमने मिट्टियों की बात कर ली। हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांट दिया जाता है, लावा का पठार, विंध्याचल कगार भूमि। तो जहाँ पे वापस चट्टानें मिलेगी, लाल पीली मिट्टी मिलेगी, जहाँ पे लावा का पठार मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर मिट्टियों के आधार पर इस तरह बांट दिया गया है। ये हो गई मिट्टी की बात। उसके बाद आती है जलवायु की बात कि अरावली के अंदर जलवायु कैसी है। अरब सागर से उठने वाला मानसून समांतर होते हुए दिल्ली की तरफ लौट चला जाता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून अरावली के अवरोध आने की वजह से राजस्थान में बारिश करता है। और किस राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान में बारिश करता है। तो इधर इधर तो ठीक ठाक बारिश हो जाती है और इस तरफ बारिश नहीं हो पाती है। तो अरावली पर हम कह सकते हैं कि 50 से 90 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन मरुस्थल के इधर यही वर्षा 50 से सेंटीमीटर से माइनस में जाने लगती है। तो यहाँ से जल विभाजक रेखा का काम, काटने का काम कोई करता है तो वो करती है। एक क्वेश्चन है कि जो जल पट्टी है लाटी सीरीज, ये अपवाद कैसे है? तो अपवाद का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जहाँ वहां पे नहीं होनी चाहिए लेकिन वहां पे वो जो चीजें होती है, जैसे कि पूरा रेगिस्तान खारा था, समुद्र था, तैतीस समुद्र, वहां पे मीठे पानी मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, वहां पे हमको लाटी सीरीज मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ जहर ही मिल रहा है, मतलब कि कड़वी चीजें ही मिल रही है,
लेकिन वहाँ पे कुदरत का ऐसा नज़ारा, ऐसा अद्भुत खेल है कि एक जगह हमको मिठाई मिल गई वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपवाद होते हैं कुछ कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें मुमकिन ही नहीं हो सकती है, वहाँ पे भी हमको कुछ मीठी चीज़ें मिल जाती है, इसी को अपवाद कहा जाता है। अब ये है अरावली। और जलवायु की बात करेंगे तो 50 से 90 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और टकराने के बाद अरावली की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो अरावली की जड़ों में ज़्यादा और ज़्यादा बारिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि 90 से 120 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर तक की बारिश मैदानी भागों में होती है, और 150 सेंटीमीटर की बारिश लगभग झालावाड़ के अंदर होती है। और आबू स्थान की अगर बात करें तो आबू में 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। सबसे ज़्यादा आर्द्र जो जलवायु हम कहेंगे वो तो झालावाड़ को कहेंगे, और स्थान कहेंगे तो वो आबू पठार को कहेंगे। ये थी अरावली। तीनों अरावलियों को एक बार वापस देख लेना। अजमेर ब्यावर के अंदर फैली हुई है, ठीक, मध्य अरावली। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो न्यूनतम है वो किस प्रकार है। उसके बाद मालखेत, लोहारगल, भोजगढ़, खो, बाबर, बिलाली, मनोहरपुरा, बेराट, सारावास, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, बालराट, बिचुन, चोरी, ठीक है। ये सारी पहाड़ चोटी, ये सारी पहाड़ियाँ हमको उत्तरी अरावली में देखने को मिलती है, जिसकी बात हमने कर ली। अरावली को लेकर क्लास कैसी लगी? अगली क्लास में पठारों को लेकर बात करेंगे। और पठार क्या होते हैं, अभी हमने बताया कि दो चोटियों के बीच में मिट्टियाँ कटाव करती है और चोटियों के बीच में बिछने लगती है। लेकिन पानी ज़्यादा आने के कारण क्या होता है कि जैसे कि ये चोटी है और यहाँ पे मिट्टी तो लेके आएगी, लेकिन वो बिछने लगेगी, तो यहाँ पे गड्ढा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहाव तेज है, लेकिन ये मिट्टी यहाँ पे इस तरह जाने लगेगी। तो इस तरह के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। अरावली पर हमको काफ़ी सारे पठार मिलते हैं, और पठार हमको हाड़ौती के पठार में भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर बात करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताना।